बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, बांग्लादेश की भारत नवाज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई है। ये फैसला न सिर्फ बांग्लादेश की दाखिली सियासत पर असरात मुरत्तब करेगा, बल्कि अगर बात की जाए जनूबी हिस्से के हवाले से तो वहाँ पर भी जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे पर भी असरअंदाज होगा। भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा और ये फैसला पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर कितना असरअंदाज हो सकता है, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बढ़ते हुए कुर्बतें खित्ते के लिए कितनी अहम है, जबकि दूसरी जानिब खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और सरहदी कशीदगी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया है, जिसके नतीजे में आलमी सिफारती सरगर्मियों में भी वाज़े इजाफा देखने में आ रहा है। ईरान के बाद अब रूस ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सालसी की पेशकश की है और इसी पस मंजर में तुर्की और कतर भी सरगर्म है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान तालिबान तहरीरी तौर पर इस बात की जमानत दें कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसी दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक बयान खत्ते के माहौल में मजीद अहमियत इख्तियार कर चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मगर किसी ने जंग मुसल्लत की तो मई की तरह मौसर और जारहाना जवाब दिया जाएगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान में अहमियत का हामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मजीद मजबूत करने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने का अज़्म दोहराया है। उनका कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी मुस्तहकम और देर पा है। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम के नफाज के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नुमायां तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, जबकि इसी तनाजुर में आज मुस्तफ़ा कमाल ने एक और आईनी तरमीम की तैयारी का इशारा भी दे दिया और दावा यह किया है कि आइंदा चंद माह में एक और आईनी तरमीम मुतवक्के है, जिसमें बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक तब्दीलियां आईनी तरमीम में शामिल की जाएंगी, जिसका मुतालबा MQM पाकिस्तान करती आई है और मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत की गवर्नेंस पर भी सवालात उठा दिए हैं, जिसके जवाब में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि MQM के एक वफाकी वजीर ने बगैर होमवर्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मुर्दा सियासत में जान डालने की कोशिश की। सूबाई सिंध की तकसीम की बातें फजूल हैं, सिंध कोई केक नहीं जिसको बांट दिया जाए। इसके साथ साथ 27वीं तरमीम पर अपोजिशन जमातें नए हालात का सामना करने में मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि अपोजिशन अभी तक इसके खिलाफ कोई वाज़े एहतजाजी मनसूबा या हिकमत अमली सामने नहीं ला सकी है। काफ़ी सारी चीज़ें ऑन द टेबल, इसको डिस्कस करते हैं। रिजवान रजी साहब, इसाराना साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवान रजी साहब, चूँकि इस हफ्ते के प्रोग्राम का पहला शो है तो डेफिनेट सी बात है हमें सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके चलना है बैक टू बैक। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं हसीना वाजिद को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत के हवाले से। सर, इस फैसले के बाद जो हमारा ये रीजन है, इसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या जो पॉलिटिकल रिजीम्स हैं, उसके ऊपर क्या कोई असर पड़ सकता है इस गिरफ्तारी और इस फैसले के बाद? देखिए, बात ये है कि मैं रीजन के उसके ऊपर तो आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई इसार राना की खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूँ। गुफ्तगू हों, अल्फाज हों या अमल हों, अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तो लौट के वापस ज़रूर आते हैं। हम अपने आप को खुदाई खिदमतगार कहते हैं, मुआशरे के ऊपर तनकीद करने का अपना हक हम क्लेम करते हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट और तबसरा निगार। लेकिन ये करते हुए ये हमें बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो ये ज़्यादती पलट के हमारी तरफ ज़रूर आएगी, और इस हवाले से हमें अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होना चाहिए कि हम किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे। ये मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करके ये बात कर नहीं, मैं समझ रहा हूं, न्यूटन का कानून पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल यही बात। अब आप देखिए कि 52 साल के थे प्रोफेसर गुलाम आजम साहब, और उनकी 71 के बाद शहरियत ख़त्म कर दी गई। उस अल्लाह के बंदे ने मुकदमा लड़ा कि मैं बांग्लादेश का शहरी हूँ, और वो मुकदमा जाके उसने 15 साल के बाद जीता, और उनको 52 साल की उम्र में आपने जेल में डाल के कत्ल कर दिया। मतलब कि ऐसे माहौल पैदा किए कि 52 साल का बुजुर्ग जो है उसको आप सेलनज़दा कोठरी में, जहाँ पे उसको मतलब कि ज़िंदगी में सूरज भी नज़र नहीं आना, डालेंगे तो वो कितने दिन सर्वाइव करेगा। अब्दुल कादिर मल्ला जैसे बंदे को 72 साल उस बाबे की उम्र हो गई थी, उसको आपने फांसी दे दी। यार, कुछ खुदा का खौफ करें। तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, इन्होंने घूम के वापस आना था। ये जो हसीना वाजिद हैं वो इस कुदरती असूल से नहीं बच सकती थी। मेरा ख्याल है कि ये जिस अदालत ने ये फ़ैसला किया है, मैं आज अब तक पढ़ा, ये वही गैर कानूनी और गैर आइनी अदालत है, क्योंकि वहाँ की आइनी अदालत ने भी, कानूनी अदालत ने भी ये ड्रामा करने से इनकार कर दिया था।
तो ख़ास अदालत बनाई गई थी और वो जो अदालत से उन्होंने अपने मुखालफिन को सजाए मौत दिलवाई थी, उन्हीं अदालत ने आज उनके सजाए मौत का फैसला किया है। और वही बात कि अगर उन्होंने अच्छा एक मिनट रज़ी साहब, देखिए अदालत ने भी फैसला सुना दिया और फैसला भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं, कोई ये नहीं कहा जाता कि खाली गिरफ्तारी है। मुझे ये बता दीजिएगा कि उन्होंने पनाह ली शेख हसीना वाजिद साहिबा ने भारत में, भारत आसानी के साथ उन्हें मतलब इनकी हवालगी के लिए वादा हो जाएगा? देखिए बात यह है कि अभी भारत उस सदमे में से निकलने की कोशिश कर रहा है जो कि बांग्लादेश में उनकी पसंदीदा हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भारत को पहुंचा है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हो जाएंगे बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट के बाद, मतलब नए लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो जाएंगे ना, तो उस वक़्त तक हसीना वाजिद जो हैं वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल होती रहेंगी और उसके बाद हवाले भी की जा सकती हैं। वो तो एक एसेट हो गई ना जिसकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश को भारत खुश कर सकेगा कि ये हम आपके हवाले करते हैं और आप जो है वो कर लीजिए। क्योंकि बांग्लादेश को इस वक्त जो वहाँ पे हुकूमत नाम की जो चीज़ है उसको पाकिस्तान की मोहब्बत सूझी हुई है इस वक्त, और वो ये समझते हैं कि इंडिया ने उनके साथ ओवर द ईयर बड़ी ज़्यादती की है। और बाय द वे इंडिया ने ज़्यादती भी की है क्योंकि बांग्लादेश और साबिक मशरकी पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल बेस बनी थी वो 71 के अंदर सारी की सारी इंडियन फौजी ट्रकों के अंदर चोरी करके ले गए। चले इसका तो बंगालियों को इसका भी दुख है, इसका जवाब में जरा राणा साहब से भी लेने की कोशिश करती हूँ। राणा साहब, इतनी हाई प्रोफाइल लेवल की गिरफ्तारी है, भारत के लिए सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, किस तरीके से वो इसे खित्ते के हवाले से यूटिलाइज कर सकता है? क्योंकि उसने अपने ताल्लुकात जो मौजूदा बांग्लादेश की रजीम है सर उसके साथ भी तो बेहतर करने की कोशिश करनी है। वो अलग बात है कि जो हालात हाजिर हैं उसको देखकर ऐसे लगता है कि बांग्लादेश की मौजूदा रीम का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी जो ताल्लुकात है वो खित्ते में जो है ना बेहतर होना कितना ज़रूरी है? नहीं, हमारे तो उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। अभी बहरहाल साहिर शमशाद साहब भी वहाँ से होके आए और हमारे उनके साथ आस्करी फिर हमारे डिफरेंट जो इश्यूज़ के ऊपर टाइज़ हैं वो बहुत गहरी हुई है। वहाँ पे पाकिस्तान की छाप और पाकिस्तान की वापसी वो नज़र आती है। देखें, लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, वो कहते हैं ना कि जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। ये हसीना वाजिद को जो सज़ा हुई है ना ज़रियाब साहिबा, ये एक किस्म की दुनिया के तमाम हुक्मरानों को एक वार्निंग है जो ये समझते हैं कि वो ताकत के सर पे आवाम की राय को कुचल सकते हैं, उनको गोलियां मार सकते हैं, उनकी ज़बान बंद करने के लिए उन्हें खून में लहला सकते हैं और फिर अदालतें अपनी बना के ख़ुद को बरी भी करवा सकते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर ये जो हसीना के साथ हुआ है ये बाकी लोगों को समझना चाहिए कि वक्त एक सा नहीं रहता, इक़्तिदार हमेशा आपके गुलाम नहीं रहता, अदालतें हमेशा आपकी ताबे नहीं रहती। एक वक्त आता है जब ये सारा सर्कल घूम जाता है। तो हसीना वाजिद एक वक्त में इतनी ताकतवर थी कि उसने खालिदा ज़िया को जेल में डाला और कई साल जेल में डाले रखा और वो ऐसा लगता था कि अब खालिदा ज़िया की वापसी नहीं हो सकेगी। और फिर उसने अपने मुखालफों को चुन चुन के फांसियाँ दी और फिर जैसे तुलबा की तहरीक और पॉलिटिकल तहरीक के दौरान वहाँ की बांग्लादेश की पुलिस ने सीधी सीधी गोलियां मारी और लोगों को वहाँ पे शहीद किया, वो चेतावनी है उन लोगों के लिए। 1400 लोग हैं जी, कि जिनको वहाँ तो चलो गिन लिए गए ना, कई जगह गिने भी नहीं जा सकते, पता ही नहीं चलता। तो ये चेतावनी है उन लोगों के लिए, वार्निंग है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद हमेशा वक्त एक सही रहता है। मैं हसीना वाजिद को इबरत की एक मिसाल समझ रहा हूँ। अब ये अलग बात है कि जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हम लोग जो बाहर बैठे हुए लोग हैं हम वो उस दीवार पे लिखा हुआ देख रहे होते हैं। रज़ी ने जैसे मुझे मुखातिब करके बात की तो मैं
सेनेटर रिजवान रजी साहब की बात से मुत्तफिक होते हुए, आमीन आमीन आमीन, ठीक है, मैं सेनेटर रिजवान रजी साहब की बात से मुत्तफिक होते हुए मैं ये कहूंगा कि वो सहाफ़ी हो, वो जज हो, वो सियासतदान हो, कोई भी हो, वक्त अपने कटहरे में जरूर लेके आता है, हिसाब जरूर करता है। ये जरूर है कि कोई लंबा हो जाए, कोई थोड़ा देर से हो जाए, लेकिन हिसाब जरूर होता है। ज़रियाब, मेरी बात ये याद रखिएगा। और यही अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत का एक ताकत कि उसकी गिरफ्त जो है ना वो इतनी डिफरेंट होती है कि इंसान को जब लगता है ना कि सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, तो उसे पता चलता है मैं शद्दाद हूं, मैं तो जन्नत में पैर भी नहीं रख सकता। अल्लाह अकबर। कुछ भी नहीं होता। चलें, जस्ट होप के ये जो नए बदलते हुए हालात हाज़रा हैं ख़ित्ते के, पाकिस्तान के लिए और तमाम दीगर के और ख़ित्ते के और ममालिक के लिए भी बाइस सुकून बने, जमहूरी अमल के हिसाब से भी और दीगर मामलात के हवाले से भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कुछ मज़ीद डिस्कशन होना भी बाकी है पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी। और आज ज़रा ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट आई कि जी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब जो हैं उनका इंतखाब हो चुका है। चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीके अदम एतमाद कामयाब ठहरी। आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आज पाक अफगान मुज़ाकरात में तातुल है और ईरान के बाद अब रूस ने भी सहूलतकारी की। सहूलतकारी शायद एक अलग जुमला हो जाएगा, मेरे ख्याल से वर्ड यूज़ करने से मीडिएशन, सालसी का किरदार अदा करने की ऑफ़र की है। और ऐसे में अफ़गानिस्तान से जो तनाव हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनली कुछ ताकतें हैं वो खासी इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। यकीनन इससे तो यही बात साबित होती है कि अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोगों की अपनी स्टेक्स वाबस्ता हैं। यही वजह है कि पाक अफ़गान जंग में, पाक अफ़गान लड़ाई में इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो कूदने की कोशिश कर रही हैं या उम्मीद जाहिर करती हुई नज़र आ रही हैं। इससे होगा क्या कोई असर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान जो अपने शहीदों की कुर्बानियाँ दे चुका है, फिर चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के हों या चाहे हमारे जो सिविल इदारों के काम करने वाले इंतज़ामिया के मेंबरान हों या हमारे आम निहत्ते मासूम पाकिस्तान शहरी, क्या उनका खून यूं ही रायगा चला जाएगा? रिजवान रज़ी साहब, ये जो टर्की की तरफ से, रशिया की तरफ से, ईरान की तरफ से मीडिएशन की जो एक आई है, यूँ कह लीजिए कि दरख्वास्त सामने, आपको लगता है कि इस पेशकश को कबूल करते हुए कशीदगी को कम कर पाएंगे? देखिए, मुझे ये कशीदगी कम होती हुई इसलिए भी नज़र आ रही है कि ये कशीदगी के अंदर इजाफा कर रखा था भारत ने फाइनेंसिंग करके अफ़गानिस्तान के ज़रिए, और वो पाकिस्तान को टेंशन में रखना चाह रहा था। और उसकी बुनियादी वजह उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी। चूँकि इस वक्त बीजेपी अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रही है बिहार की, तो अगला इलेक्शन उसकी किसी रियासत में या रीजन के अंदर जब होगा, उस वक्त तक ये मामला बैक बर्नर पे चले जाएंगे, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने फुली तैयारी कर ली थी कि जब इस्लामाबाद का धमाका हुआ है तो विदिन 24 आवर्स हमारी तैयारी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो थे, नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए थे, और हमने उसके बाद फैसला कर लिया था। लेकिन फिर पाकिस्तान के दोस्तों और ख़ास तौर पे ईरान ने पाकिस्तान को समझाया कि आप जितना भी फेंट लगा लेंगे, बैठना तो फिर भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही है। और जब वो कोलैप्स कर रहे हैं अपने बर्डन के अंदर, और इस वक्त तक जब तक मैं आपसे मुखातब हूँ, ईरान ने भी अफ़गानिस्तान की तजारत की वो सहूलत देने या पाकिस्तान का अल्टरनेटिव बनने से इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ, ईरान की तरफ से भी वो वाला इनकार है। वो कह रहे थे हमने उज़्बेकिस्तान के जरिए इंपोर्ट कर लेंगे, गंजी धोएगी क्या, नचोड़ेगी क्या। उज़्बेकिस्तान के पास खुद अपने खाने को नहीं है तो वो आपको क्या एक्सपोर्ट करेगा जी, रशिया से इंपोर्ट कर लेंगे। रशिया जो है वो अपनी गंदुम काज़ाकिस्तान से इंपोर्ट करता है भाई। तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का वो जो प्रेशर है, जो वो ट्रेड बंद करके वहाँ की रजीम को सबक सिखाना चाह रहा है, एक तो वो उसके ऊपर नज़र रखी जाए। दूसरी बात, तुर्की इस वक्त इस पूरी डायलॉग की सरगर्मी के अंदर शामिल है। और ये बात आप जहन में रखिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर दो कौमें आबाद हैं, एक पख्तून है और दूसरे तुर्क, अपने आप को तुर्कियन नस्ल कहते हैं। वो ताजिक हों, वो उज़्बेक हों, वो जोज़जानी हों, और या वो इधर अपना हज़ारा को निकाल के, हज़ारा जो हैं वो अपने आप को चंगेज़ खान की नस्ल कहते हैं, लेकिन नस्ली हवाले से ये 60% के करीब बनते हैं।
ये लोग अपने आप को तुर्कियन नस्ल कहते हैं और वो तुर्की से इंस्पायर्ड है वो मतलब तुर्की जहां की तक तरफ मैं आपकी देखते बात समझ पा रही हूँ तो ये कि पाकिस्तान अपना प्रेशर बिल्ड करने में खासी हद तक कामयाबी हैं। ले तो वो चुका है। पाकिस्तान बजरिया तुर्की है उनकी तरफ। मैं आज देख रहा था, आई ठीक है। विश के यहाँ पे हम सुना सकते, अब वो पाकिस्तान की हमायत के अंदर और शिकवों पे मुश्तमिल तराने भी जारी कर रहे हैं। वो जो अहमद शाह मसूद की जो पार्टी है उसने एक तराना जारी किया है जिसमें 78 साल में जिस तरह पाकिस्तान ने उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई और उसका भी शिकवा है, गाली नहीं है उसके ऊपर जिस तरह ये अफगानी दूसरे जो है गाली देते हैं, गाली नहीं है, शिकवा है। और साथ में पाकिस्तान के लिए तरक्की की दुआ है और साथ में ये है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। ठीक है राना साहब, फिर मुझे ये बता दीजिए कि जब इतना कुछ है, सेंटिमेंट्स भी हैं, तो फिर काबुल और इस्लामाबाद आपको कितनी जल्दी मेज पर बैठते हुए 1-on-1 नजर आ रहे हैं? 1-on-1 तो बहुत अभी ज़रा दूर की बात बहुत है, मुश्किल। अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन इतना भी काफ़ी है कि अफ़गानिस्तान अगर इस बात को रियलाइज़ कर ले कि पाकिस्तान से लड़ाई करके उसे कुछ नहीं मिलना। और ये देखें, अब से कुछ दिन पहले रूस में जब एक इजलास हुआ था तो उसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान, इन चारों ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पे तशवीश का इजहार किया था जी। तो इससे आप समझे कि अफगानिस्तान जिन लोगों में घिरा हुआ है वो सारे ही उसे अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, नंबर 1। नंबर 2, और ये वो सारे हैं जो उसके मोहसिन हैं। चले पाकिस्तान से उन्हें हो सकती है, चीन से बड़ा मोहसिन उनका कौन होगा, ईरान से बड़ा कौन होगा। और इवन मैं तो ये हैरान होती हूँ कि सर एक मुस्लिम मुल्क होकर दोस्तियां जिन ममालिक के साथ हैं उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वाबस्तगी नहीं, उसमें तो चले कोई बात नहीं। देखे ना, हम भी क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं गज़ा के कातलों की पुष्टपनाही करने वाले के साथ, तो ये कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो कोई मजबूरियां रही होंगी। लेकिन अफगानिस्तान में देखें, हक्कानी ग्रुप जैसे है ना, ये एक ऐसा है काबिल कबूल, उनमें थोड़ा लचक भी है पाकिस्तान के साथ, हार्ड वही हुए नहीं, लेकिन उनमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान के उनके साथ और इंगेजमेंट जो है ज़रा पुरानी है। और जो ये मौजूदा साहब जो हैं 24 साल कोयटा में छुपे रहे हैं यार, उनसे वो नहीं, वो तो छुपे रहे ना, अब्दुल गनी बिरादर साहब इधर रहे हैं हमारे यहाँ, देखे ना, वो तो बिल्कुल छुपे रहे हैं। वो तो हम लुकन मिट्टी खेलते थे ना, जब हमें जरूरत होती थी तो हम कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 पकड़ लिया ना, तो जब नहीं होती थी तो फिर अब वो छुपे रहते थे। तो वो छुपन छुपाई वाले खेल की नहीं मैं बात कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये बात अफगानिस्तान को देखो एक समझनी होगी, इसको छोड़ दे, हम भाई हैं, मुसलमान हैं, दुनिया अब मुल्ला यकूब मुजाहिद जो हैं वो 8 साल के थे जब पाकिस्तान आए, और जब हमने उनको वापस भेजा तो वजीर दिफा बन के। अच्छा, नहीं, और बहुत सारे लोग जो पैदा भी यही हुए, बड़े भी यही हुए, और फिर वो इवन ये कि करजई हमारे टेंटों के अंदर पलता रहा, और फिर बाद में जाके वो खड़ा हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो छोड़ दे, असल बात ये कि पाकिस्तान एक गेटवे है अफगानिस्तान के लिए इक्तिसादी तौर पे। वो लोग नहीं जा सकते तुर्की, वो लोग वो कहीं और नहीं जा सकते, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद पाकिस्तान। ठीक है ना, उनको आने जाने, उनके बच्चे तो ट्रालरों के अंदर छुप के उसमें आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ पहियों के दरमियान यहाँ पे आके कुछ करके फिर वापस चले जाते। उनके लिए ये जो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर है ना, ये ऐसे ही है जैसे रजी और मेरे दरमियान ये क्या कहते हैं, टेबल। हम ऐसे हाथ मिला सकते हैं, टेबल कभी कभी। तुर्की में कि ईरान? नहीं, मैं बताता हूँ ये कौन है। ये है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ये जब चाहे हमें लड़ा सकती है, जब चाहे सुलह करा सकती है, कभी बात करते करते कोनी मार के चाय मेरे कपड़ों पे गिरा सकती है, ठीक है, कभी चाहे तो आपका पेन उठा के नीचे फेंक दो, आप लाइव उठा नहीं सकते। तो ये इनके पास असल ताकत है इस प्रोग्राम की। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान को ये बात समझनी होगी, बड़ा हो गया। और एक बात बस आखिरी में आपको कह दूं, मैं ये अपने जी मैंने वो आपको कहा, अब मैं अपने दूसरे प्यारों को कह रहा हूँ, एक प्यारे को कह दिया, मैं अपने फैसला साजों से ये दरखास्त कर रहा हूँ कि जब तक हम अपनी अब रिट नहीं मनवा लेते, ये बड़ा हो गया, सुलह कर लो, हमारे आर्मी चीफ का भी कह रहे हैं सुलह कर लो,
कभी हमारा वजीर आजम कह रहा है सुलह कर लो, कभी नायब वजीर आजम कह रहा है, कभी हमारा वफद जा रहा है, कभी हम वहां पे करोड़ों अरबों रुपए लगा के फेंसिंग कर रहे हैं और वो बाज नहीं आ रहे। तो एक दफा उन्हें ये बताना जरूरी है कि हम ताकत से भी रोक सकते हैं, और उसके बाद जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे। पहले भी हम उनकी मदद हम ही कर रहे थे, और कौन कर रहा था? इंडिया नहीं कर सकता उनकी मदद। प्रैक्टिकली अगर आप इस जियोपॉलिटिकल उसको रीजन को देखें तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उनको हर तरह की मदद दे सकता है, भारत नहीं दे सकता। साहब, इस पे पॉइंट आपका आ गया, लेकिन एक और मामला भी है रजी साहब। बॉर्डर की तरफ तो हम सिचुएशन को बेहतर करने में अब खासे जो है ना वो आगे नजर आ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हमारी हिकमत अमली कामयाब हो रही है। बट विद इन द पाकिस्तान जब हमने देखा कि शाह अब्दुल्ला दौम दौरा पाकिस्तान पे आए, और ये डेफिनेटली एक अलग ही मैसेज गई है पाकिस्तान की तरफ से। सर, ये जो पैदा होने वाला बॉन्ड है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के एतबार से, स्ट्रेटेजिकली, सर ये कितना इंपॉर्टेंट है इस रीजन की पॉलिटिक्स को लेकर, डायनामिक्स को लेकर? देखिए, ऑप्टिक्स जो उसने क्रिएट किए हैं वो तो बड़े ही एम्फेटिक हैं, मुतासर कुन हैं। अपना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं, वो खुद उनको ड्राइव करके तो फायरिंग रेंज में लेके गए। और नॉर्मली ये फायरिंग रेंज जो है ये मारूफ है मिसाइल की ट्रेनिंग के लिए, जो मेरे कम इल्म में हो सकती है, लेकिन वहाँ पे टैंकों के और वो जो ड्रोन्स वगैरह के और मिसाइल के और हेलीकॉप्टर की फायरिंग का लाइव मुजाहिरा करके उन्हें दिखाया गया। अब इसके दो हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि उन्हें हमने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और आपको क्या क्या सहूलत हम दिफा के हवाले से प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये बात आपने जहन में रखना है कि हाशमी ख़ानदान की इंसेस्टर में से ये वाहिद ख़ानदान है इस वक्त जो बाकायदा एक ख़ानदान की शक्ल में मौजूद है, ठीक है, जो हाशमी 1400 साल पहले वाले, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक तो हमने उनको दिखाया है कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा एक पहलू और भी है, और मेरी ख्वाहिश थी मैं इसका तज़किरा ना करूं, लेकिन फिर भी कर देना चाहिए। वो ये कि उस खित्ते में इसराइल के सबसे ज़्यादा करीब जो है ये समझे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि हमने दिखा के उन्हें कहा हो कि जाके दस देना कि हम ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर इनके वालिद साहब के पाकिस्तान के हमने दौरे बहुत याद हैं। इनके चचा की मिसिस जो थी वो एक पाकिस्तानी नयाद खातून थी, कराची से उनका ताल्लुक़ था, और वो इनके अब्बा जो थे वो मरने से चंद दिन पहले अगर इनको, वो वली अहद थे वैसे, अगर इनको बादशाह बनाने का ऐलान ना करते तो वो बादशाह होते, और पाकिस्तानी नयाद खातून जो थी वो उनकी मलका, वहाँ की मलका ठहरती। लेकिन इनके अब्बा ने जो शाह हुसैन अव्वल थे, उन्होंने अपने वफात से कुछ दिन पहले इनकी नियाबत का ऐलान किया, और वो उसके मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते के बाद वो फौत हो गए, तो फिर ये बादशाह बन गए। उसके बाद ये पाकिस्तान कभी आए नहीं, शायद अपनी वो उस ताल्लुक़ के बायस, और अब ये तशरीफ़ लाए हैं। तो ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर बड़े दौरे हमें याद हैं। मुख्तसर जवाब में राना साहब से भी लेते हैं क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है। राना साहब, आपको इस दौरे की कोर जो है ना वजह नज़र क्या आ रही है? क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि पाक सऊदिया जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जॉर्डन के शाह का पाकिस्तान आना, मतलब क्या कोई मुमासलत नज़र आती है आपको? अच्छा देखें, कुछ लफ्ज़ हमारे ना जो एनालिस्ट है वो इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिक्स और रीजन पे वो, और ऐसा खित्ते पर ये बाहमी दिलचस्पी के अमूर। हाँ, मैं हूँ एक गरीब आदमी, ठीक, मैं दुनिया को और सब मामलात को रोटी की नज़र से देखता हूँ। सही, मैं ये देखता हूँ कि भाई आप आए हैं, सानू की मिलेगा, मुझे रोटी मिलेगी, मुझे मेरे बच्चों को कोई बेहतर माहौल मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे लोग तो मिल ही रही है सर, अच्छा खुराक, अच्छा खाना रोटी से मुराद खाली रोटी नहीं है ना, आप तो अमीर लोग हैं ना। अच्छा। मैं गरीब आदमी की रोटी, हम तो जब बहुत ज्यादा खुश हो ना तो अपनी बीवी को कहते हैं आज ताजा रोटी पका ला है। हमारे लिए तो सारा कुछ ही ये है, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है,
पाकिस्तानी अवाम को क्या मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फील्ड मार्शल साहब उनको ड्राइव करके लेके गए, वहाँ रेंज में लेके गए। ये हमारी अस्करी, अब मैं समझता हूँ कि ब्रिलियंस है ये, कि दुनिया हमारे अस्करी ताकत को तस्लीम करती है। और फील्ड मार्शल का बतौर एक आर्मी चीफ और सिपा सालार के जो वहाँ पे उन्हें दिखाना चाह रहे थे, वो उन्होंने बड़ा कामयाबी से दिखाया। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं राणा साहब, एक मिनट दिखाया। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसने क्या किया है? क्या उसने भी कोई कारनामा दिखाया इस मुलाकात में, या उसने भी कोई काम करके दिखाया? मुझे मत सुनाए। इस्तकबाल किया, उनके गले में हार डाले, ठीक है ना, शुक्र करें वो नोटों वाले हार नहीं थे, नीचे दो तोड़ भी लेने थे झटका मार के, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि इन आनी जानियों से आम आदमी को क्या मिल रहा है? हमारी अस्करी बर्तरी को वो तस्लीम कर रहे हैं, ये हमारी अस्करी क़यादत की कामयाबी है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल, जो मैं लेना आपसे चाह रही थी, मैं आपका दिमाग पढ़ता हूँ, शौमादा चक्कर है, हमारी पॉलिटिकल जो क़यादत है उसका क्या कारनामा है? पैदा बन रहा है और मजबूत भी हो रहा है, लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट्स के दरमियान आपसी ताल्लुकात होते हैं, जो कि मईशत, तिजारत, इन तमाम चीजों, इसमें क्या हुआ? रजी जो कह रहे थे कि हमने उन्हें दिखाया चला के कि हम ये कर सकते हैं, हमारी सियासत ने हाथ जोड़ के कहा ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते, सानू माफ कर दो। सही, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं कि 27वीं के बाद अब 28वीं तरमीम की तैयारी की जा रही है। और बबांगे दोहल फैसल वावड़ा साहब तो इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एक जगह इस बात का इजहार किया। आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज से 27वीं तरमीम आई और आकर पास भी होगी, और अब उसके बाद 28वीं तरमीम की आमद है। ये तो 27वीं तरमीम पास हो रही थी, उसी वक्त ही जो आज़ाद सैनिटर्स हैं वो ये कह रहे थे कि आप 28वीं की तैयारी करें। अच्छा, इस बात का इंदिया फैसल वावड़ा साहब भी पहले दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी मुख्तलिफ शोज़ में इस बारे में इजहार कर चुके हैं। लेकिन आज मुस्तफ़ा कमाल, जिनका ताल्लुक MQM से है, उन्होंने इस बारे में जो है ना बातचीत करते हुए इस ख्यालात का इजहार किया कि 27वीं तरमीम जो आ रही है वो किन हालात और किन वाक़यात पर मुश्तमिल होगी। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, तो एक डेडलॉक आया और उस डेडलॉक की वजह से हमें यह बात कही गई वजीर आजम की साहब की तरफ से, हुक्मरान पार्टी की तरफ से, कि प्लीज चूंकि इस बिल में 27वीं तरमीमी बिल में मुल्क का एक जो है वो एक स्ट्रेटेजिक बहुत सारे डिसीजन हैं, लेकिन MQM से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात आपने सुनी, ये मामला सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुका। इनकी बात का जवाब दिया सिंध के वजीर, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने। उन्होंने कहा कि MQM अपनी मुर्दा सियासत में जान डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही नहीं, 28वीं तरमीम के हवाले से होगी, उसके ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल है वो भी सुन लीजिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वजीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, और उसमें पीपुल्स पार्टी को पर इल्जाम तराशी की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। उनके 2-4 इश्यूज थे। पहले तो उन्होंने कहा कि जब हम बल्दियाती निज़ाम को जो है हम लाना चाहते थे और पीपुल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, इसलिए जो वो एजेंडा से वो हटा दिया गया। MQM जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इंप्रूवमेंट करें, आगे आएं और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिर्फ इल्जाम तराशियां, पीपुल्स पार्टी पर इल्जाम, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी, वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी शर्जील इनाम मेमन साहब की भी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी। रज़ी साहब, ये तो तय था कि 27वीं के बाद 28वीं नहीं आना है, लेकिन 28वीं के बारे में जो शर्जील इनाम मेमन साहब है, ये तो फिलहाल अभी इनका ही एक मौक़िफ़ कहा जा सकता है, लेकिन हमें याद है ऑन द फ्लोर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बड़े बड़े जुमले कहे थे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, किसी का ये, किसी का वो। इसके अलावा भी दीगर और जो सीनियर वजीर हैं पीपल्स पार्टी के, ये आपको भी अब समझ आ रहा होगा कि 28वीं तरमीम जब आएगी तो वो 18वीं तरमीम का रिवर्स होगा। नहीं, 18वीं तरमीम का रिवर्स नहीं होगा, बल्कि उसको फाइन ट्यून किया जाएगा। मुझे तो इस बात के ऊपर तशवीश हुई है कि अभी हमारी एंकर जो हैं नस्तालिक खातून है
और अपने कंटेंट पे पूरा अबूर रखती हैं, लेकिन इस सेगमेंट के शुरू में जब ये 27वीं तरमीम कहने लगी तो इनके मुंह से अदा नहीं हुआ। यानी अभी हमारे एंकर्स के मुंह पे 27वीं तरमीम नहीं चढ़ी तो आप 28वीं की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखिए, आराम आराम से कीजिए। हम यानी कि हमारा काम है और हमने बाकायदा प्रैक्टिस करनी होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि शर्जील इनाम मेमन साहब को यही कहना चाहिए, पिछले 20 साल के अंदर ऑडिट करवा लीजिए इसार राणा साहब, 3600 अरब रुपया कराची के नाम के ऊपर सिंध हुकूमत लेके खा गई। और मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी अदादोशुमार है। और 3600 अरब रुपए के अंदर आप 3 कराची खड़े कर सकते हैं। और आज सबसे बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों के अंदर कराची का है, ठीक है। शर्जील इनाम मेमन का यही कहना बनता है, ये 3600 अरब रुपया इनकी हुकूमत, इनकी पार्टी जब 20 साल के अंदर खा गई, उन्हें यही कहना चाहिए। क्योंकि कोई अगर दूसरी पार्टी आ गई, कोई एमक्यूएम आ गई, वो कराची वालों को बताएगी कि इंटरनेशनल शहर जो होता है उसकी लिविंग क्या होती है। जब ये वाली गवर्नमेंट मुसल्लत नहीं हुई थी, उस वक्त भी कराची रोशनियों का शहर था। आप एमक्यूएम से 100 इख्तिलाफ कर लीजिए, वो कराची को बनाने के अंदर दावेदार थे। अभी भी एमक्यूएम ने क्या कहा है, क्या जुर्म किया है? सिर्फ यही कहा है ना कि लोकल गवर्नमेंट को और खास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है कराची का जो है उसको एम्पावर कर दीजिए, ठीक है। गांव देहात से आने वाले और वहां पे मुसल्लत होने वाले उसके फैसले ना करें। इसलिए मैं कोटे सिस्टम का मुखालिफ हूं, क्योंकि वो जो बंदा आता है ना कोटे के ऊपर, उस बेचारे का विजन ही नहीं होता। यहां पे आपने एक ऐसे सिटीजन को, जो एक ऐसे शहर को जो कि वंस अपॉन ए टाइम हांगकांग का अल्टरनेटिव था, बहरीन का अल्टरनेटिव था, बैरूत का अल्टरनेटिव था, उसको इस रजीम ने और इस पार्टी ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी किसी डिनाइल में है कि कोई आईनी 28वीं तरमीम जो है वो नहीं आने जा रही? नहीं, मुर्दा सियासत में जान डाल। जिंदा सियासत किसे कहते हैं? जिंदा सियासत इसे कहते हैं कि पायन 26, 27, 28, 29, 30 कोई सी तरमीम ले आओ, हम घोड़ों के घुटनों के बल बैठ के उसे मानेंगे। हमें 8 महीने के लिए ना आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना, ठीक है ना। वो जिंदा सियासत पता है किसे कहते हैं? अच्छा, हाँ, मैं बताता हूं आपको जिंदा सियासत किसे कहते हैं। कि जब आपके सेनेटर 14 इमरान खान के साथ मिलके वोट दे देना तो फिर ये सियासत पे डाका है, लेकिन जब उसके डाले तो उनका जमीर जागा है, ठीक है। अच्छा, जिंदा सियासत किसे कहते हैं? जिंदा सियासत इसे कहते हैं कि पंजाब में आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा, फिर भी ना आप और हर तीसरे दिन नाराज होकर ना बैठ जाते हैं। वो कहने में मेरी खाला उनकी तरह थोड़ा पुत्र लंघ रहे थे, उन्हें मैंने सलाम नहीं किया तो मैं नाराज हो गई, ठीक है ना। जिंदा सियासत इसे कहते हैं कि आप छोटे छोटे मुफादात के लिए ना, छोटे छोटे मुफादात के लिए अपने बोटी के लिए कौम का बकरा जिबा कराते चले जाए और उसे कहे कि ये डेमोक्रेसी है। जिंदा सियासत पीपल्स पार्टी किसे कहते हैं? और एमक्यूएम की सुन ले, एमक्यूएम की मैं वो अक्सर ट्रकों के पीछे में लिखा होता था, मुझे समझ नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब है। क्या वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, ठीक है। तो नहीं, ट्रक के पीछे कुछ और भी लिखा होता है, रोलते गए हैं पर 50 बढ़िया नहीं, लेकिन मैं एमक्यूएम को जब भी देखता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है उनके माथे पे लिखा वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। अब पहले इस 27वीं तरमीम में वो अपना हिस्सा डाल रहे थे, ठीक है, उधर पूरी नहीं, उन्होंने कहा जी 28वीं पाएंगे। ओ भाई, तुम्हारी किसी ने नहीं सुननी। आप ये पता नहीं कि आप कौन से लोग हो जो अपने आप को समझते हो कि आपकी जो तजावीज है उनको कोई सीरियस भी लेगा। आपको कोई सीरियस नहीं लेता एमक्यूएम साहब, तो आपकी तजावीज को कोई सीरियस क्यों नहीं लेगा? क्यों लेगा? हाथ के जो काके, बाल के मुन्ने काके होते हैं ना, उनको बड़ी मीटिंगों के अंदर बुला बिठा के नहीं बिठाया जाता। की तजवीज है, आपको नहीं लगता कि इसको परस्यू किया जाएगा? नहीं, ओहो, आप सुने ना कि आइन के अंदर क्या ये नहीं है कि जो बुनियादी हम हुकूमतें हैं, क्या कहलाती हैं सर, वो जो होती हैं जिला हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट, वो होंगी। इसमें कौन सी नई बात है? और एम्पावर्ड होंगी, आइन का हिस्सा है, फाइनेंशियल पावर्स होंगी, और जमूर का हिस्सा है कि उनकी अपनी इन्होंने तरमीम करके ना सूबाई एक्ट जो है ना लोकल गवर्नमेंट के, इन्होंने तरमीम करके उनको गैर मुअस्सर किया है। अरे एक बात बताएं, पंजाब के तो तुम 3-4 टुकड़े कर दो, ठीक है, अपना कराची के ऊपर तुम्हारी हाय मेरी जान निकल रही है।
ठीक है माशाल्लाह ना, शर्जील इनाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पंजाब के 3-3 हिस्से करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कराची नहीं, देसूं कराची ना देसूं, ठीक है, वो आप नहीं देंगे भाई, दे ना। ऐसे में जब 27वीं हो गई, 28वीं की आमद है, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी शुरू हो गई, अपोजिशन की तरह रजी साहब। नहीं, आज जो है वो पहला कन्वेंशन हो गया वकला का लाहौर के कराची शोहदा हाल के अंदर, और 27वीं तरमीम की मुखालफत के अंदर 27 एक वकला इकट्ठे हुए थे, और वो जो हैं राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो भी बैठे हुए थे, लेकिन राजा साहब बड़े आदमी हैं, वो हाजरीन में बैठे थे, ठीक है, और तकारीर और स्टेज पे ज़ाहिर बाहर के लोग बैठे हुए थे। पाकिस्तान के अंदर आइन के हवाले से जितनी भी तहारीक उठी हैं वो बार रूम से ही उठी हैं, और किसी भी इस तरह के मसले के ऊपर पहला जो जलसा, कॉन्फ्रेंस या खिताब होता है या मुजाहरा होता है वो बार रूम के बार के यानी कि अदालत के अहाते के अंदर हुआ करता है, और ये कराची शोहदा हाल जो है इससे ख़ास तौर पे मुंसलिक है। तो लाहौर में पहला जलसा हो गया, कुछ लोगों का ख्याल है, मेरे जैसे बदखाहों का, कि वो उसमें काफ़ी तादाद नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका हो जाना जो है वो बारिश का पहला कतरा। अब आइंदा चंद दिनों के अंदर इसकी क्या शेप बनती है वो डिपेंड करेगा कि लोगों के जाती मुफादात किस तरह को चलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब जो बाबा ब्रेक कह रहे हैं, बस मुझे 1 मिनट दे दे, राना साहब का भी कमेंट ले लूँ। राना साहब, वो तो बारिश का पहला खतरा कह रहे हैं, आपको याद होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस साहिबान जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हुए हैं, क्या वो भी अपनी कुछ इनपुट डालेंगे अगर कोई तहरीक आगे चलकर जो है ना वो हमें कुछ शक्ल बनती हुई नजर आती है? देखिए, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं ना आसिफ निस्वाना साहब, आज उनकी अपील पे वकला ने केसों की बाइकाट किया अदालतों का, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने आज जनरल कौंसिल का उनका इजलास है, ये भी कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये जो आपने जजेस की पूछी है ना, उनमें देखें जो जस्टिस मंसूर है ना, उनका कद बहुत बड़ा है इस अदालती उसमें, आप उनसे 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके बतौर जज होने और उनके कॉम्पिटेंसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अतर मिनल्ला ने वकला की जो तहरीक थी उसमें खुद प्रैक्टिकली हिस्सा लिया था, चौधरी वाली इफ्ताखार चौधरी साहब वाली। सो अगर इस तरह का होता है कि वो बाहर निकलते हैं और वो साथ खड़े होते हैं तो ये कुछ बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई भी तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की मदद और मर्जी के बगैर कामयाब नहीं हुई है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा लें कोई एक तहरीक, पीटीआई का नाम भी तहरीक के इंसाफ है। नहीं, वो ठीक है, और वो पीटीआई का नाम तहरीक इंसाफ है, और बहुत सारी भी तहरीक ना कहें। नहीं, मैं सियासी तहरीक, मैं सियासी तहरीक की बात कर रहा हूँ। गैर सियासी तहरीकें तो क्या नाम है कोठियाँ बना के दें और आप वजीर आला बन जाए या वजीर खजाना बन जाए। गैर सियासी तहरीकें कुछ और होती हैं, वो रात के अंधेरों में गाड़ी की डिग्गियों में बैठ के जाके वो तहरीकें जिंदा होती हैं, और फिर वो क्या कहते हैं माइक पे गाली देके और लंदन प्लान के तहत वो मामला सीधे पदर होते हैं, वो गैर सियासी तरीके होती है। लेकिन मैं पाकिस्तान की सियासी तरीके जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की बगैर मदद के कभी भी कोई कामयाब नहीं हुई। चले एक आपने जो बात की है ना, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती। आजाद कश्मीर में जो मिलने वाली कामयाबी है पार्टी को, वो मैं ब्रेक के बाद पूछती हूं जरा कि वो किसकी कामयाबी है, किसकी वजह से है, और सिर्फ 8 माह के लिए ही क्यों है। के बाद डिस्कस करते हैं कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब वो नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जी मुबारक हो जी पीपल्स पार्टी को, बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में उन्होंने मैदान मार लिया। 36 वोट लेकर फैसल मुमताज़ राठौर साहब आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। लेकिन किस्से मुख्तसर ये कि सिर्फ 8 माह के लिए क्या हासिल हो जाएगा 8 माह में रजी साहब? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी की तो डिमांड थी कि 8 माह 5 साल के लिए हुकूमत दी जाए, यानी 8 माह ये वाले और उसके बाद 5 साल अगले भी, जिसके ऊपर उनको याद दिलाया गया कि हमने तो आपको 8 माह की ये भी हुकूमत नहीं देनी क्योंकि आप बेतबारे लोग हैं और आप वादा करके फरार हो जाते हैं। जिस तरह के आप नहरों वाले इशू के ऊपर वादा करके दस्तखत करके नोटिफिकेशन करके भाग चुके हैं, लिहाजा आप बेतबार हैं, आप बेतबार नहीं किया जा सकता। पहले नाक रगड़ के 27वीं तरमीम में वोट डालो, इसारा ना
तवज्जो चाह रहा हूं, जी सर। पहले नाक रगड़ो, 27वीं तरमीम मंजूर करवाओ, इसमें वोट डालो, फिर आपको मिलेगी 8 माह की हुकूमत। और जब आप 28वीं तरमीम में नाक रगड़ के वोट डाल के मंजूर करवाओगे उसके कस्टोडियन बन के, तो फिर अगले 5 साल के बारे में सोचा जा सकता है। तो पहला मरहला चूंकि 27वीं तरमीम हो गई मुकम्मल, तो लिहाजा मरहूम मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त रहे हैं और बहुत शुगली आदमी थे, मुमताज़ राठौर साहब, उनका बेटा जो है फैसल, वो वहाँ पे वज़ीर आज़म बना है। तो अब मेरा मतलब है कि पहला सौदा, पहली ट्रांजैक्शन तो हो गई भाई, तू मेरा हाजी भुगो, मैं तेरा मुल्ला भुगो, मैं तेरी 27वीं तरमीम मंजूर करवाऊंगा, तुसी मैनू ए हुकूमत खरीद लेने दे। खरीदारी हुई ना जी, ठीक है ना? नहीं, इसे ऐसे कह लेंगे भीख में दे दी। नहीं, भीख में नहीं दी भाई, पैसे दिए उन लोगों को, पीटीआई के उन लोगों को जो पार्टी छोड़ के इधर पीपल्स पार्टी अच्छा? में शामिल हुए हैं। बकायदा मंडी लगी भाई, तारीख दोहराई गई, मंडी लगी, लेकिन ये तीरा की वो वाली मंशियात की मंडी है जिसको हुकूमत नहीं पूछती, ये तीरा की वो मंडी लगती है, ठीक है? तो मेरा मतलब है वफाक के पास भी सारे इख्तियारात हैं, सूबे के पास भी हैं, लेकिन तीरा की मंडी हर हफ्ते लगती है मंशियात की, तो ये वो वाली मंडी लगी है जी। तो उसके बाद जनाब अब देखिए 28वीं तरमीम के बदले इसार राना क्या देंगे भला? 5 साल की एक्सटेंशन या कुछ और भी साथ में देना पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ अभी ओले हैं। जवाब आप दे दें ताकि फिर मैंने क्लोजिंग जी, वो जो ये आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने उनकी बात मानी तो उन्हें ये मिल गया। अभी कुछ दिन पहले घर में हम सब बैठे थे तो मेरी बेगम ने कहा बच्चों से कि जो मेरी बात मानेगा मैं उसे चॉकलेट दिया करूंगी। तो मेरे सबसे छोटी बेटी कहती कि इसका मतलब सारी चॉकलेट पापा खा जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला ही फार्मूला आपका है ना बात मानने वाला, तो फिर समझो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत पीटीआई पीपल्स पार्टी के पास, क्योंकि उनसे ज्यादा मैं नून लीग पे 100,000 में वो करता हूँ। करते हैं आप? ठीक है ना, करता हूँ और खुल के करता हूँ, कोई लुक छुप के नहीं करता। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी उनका तो वो क्लियर है कि भाई हम आप ऐसा कर सकते। पीपल्स पार्टी का जो डेमोक्रेटिक चेहरा था ना, वो पहली दफा खुल के सामने आया कि कितना भयानक है। वो अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए किस सतह पे जा गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो चेहरा था वही ना, असल चेहरा जो है वो जो नीचे से निकला वो बिल्कुल वही वाला था जो कहने में ब्यूटी पार्लर और मुंह धोने के बाद होता है ना, वो वाला था। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस सारी गेम में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह, और कुछ नहीं हुआ, एक्सपोज हो गई। चलें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान का मुल्की सियासी मंजरनामा है उसने बहुत एक्सपोज कर दिया है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब कभी मुल्क में इंतखाबात होंगे तो उस वक्त आवाम किसका साथ देगी, और क्या ये जो चेहरों पर से नकाब उतरे हैं जमहूरियत के, ये भयानक चेहरे आवाम इनको देखना दोबारा पसंद करेगी भी या नहीं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।